हेलो, हाय, गुड इवनिंग। मैं संध्या मिश्रा एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सुमित चौधरी पर। तो जैसा कि साथियों आप सभी जानते हैं कि जो हमारे चैनल पे हमारे द्वारा जो संस्कृत हिंदी का जो पीवाईक्यू है, वो सारे क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करवा दिए गए हैं। वहाँ से जाके आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। और आज जो है कल हिंदी का जितने भी इम्पोर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न हैं वो सारे क्वेश्चन कराए गए थे। आज संस्कृत के जो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो भी तक कि बार-बार पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चन आप लोगों को कराए जाएँगे। तो आप सभी बिल्कुल भी हमारे साथ सही तरीके से जुड़िए और सबको अपने दोस्तों को जो क्लास है ये शेयर करिए, ताकि सभी लोगों तक ये क्लास पहुँच पाए। और जैसा कि साथियों आप सभी को पता है कि जो हमारा ऐप है प्ले स्टोर पे आ चुका है। यहाँ पे भी आपको ये जो जितनी भी चीज़ें यहाँ पे कराई जाती हैं वो आपको एप्लीकेशन पे आसानी से मिल जाती हैं। तो आप ये इंस्टॉल कर लीजिए। जैसे ही आप प्ले स्टोर में जाएँगे, वहाँ सर्च करेंगे जैसे सुमित चौधरी, वहाँ पे आपको ये ऐसा लोगो दिखाई देगा। फिर आप उसको इंस्टॉल करके और नंबर से अगर आपने रजिस्टर नहीं किया अपना मोबाइल नंबर ओटीपी या ईमेल के माध्यम से तो रजिस्टर करके पहुँच जाएँगे हमारे ऐप में आप। और यहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री जो मिनी मॉक्स होते हैं वो सारी चीज़ें और जितनी भी चीज़ें कराई जा रही हैं सारी पीडीएफ वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे आपको आसानी से मिल सकती हैं। ठीक है साथियों, शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास और देखते हैं क्या-क्या, कैसे-कैसे चीज़ें पूछी गई हैं। आप सभी को पता है कि ये जो हमारा क्वेश्चन पेपर है ये 25 नंबर का होता है और जिसमें हमें 12 नंबर लाने होते हैं तभी हम पास होते हैं। अदरवाइज़ अगर थोड़ा-सा भी गड़बड़ हो तो पेपर फिर गड़बड़ हो जाता है। देखते हैं पहला जो बढ़िया इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा गया है, संस्कृत भाषा में स्वरों को उच्चारित करने में जो समय लगता है उसके आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं? उच्चारण के आधार पर आप लोगों को क्लास में भी कराया गया है। अगर आप क्लास देखेंगे तो आपको वहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से सारी चीज़ें मिलेंगी कि उच्चारण के आधार पे कैसे-कैसे संस्कृत में जो उच्चारण होता है स्वरों का, उसके आधार पे कितने भेद होते हैं, तो उसके आधार पे 3 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन है, हा वर्ण का उच्चारण स्थान है। हा वर्ण का उच्चारण स्थान है। तो जो हा वर्ण का उच्चारण स्थान है वो कंठ है। ठीक है साथियों? आप लोग भी स्पीड से बढ़िया तरीके से हम लोग करेंगे। बालक का चतुर्थी विभक्ति एकवचन का रूप है। अब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि बालक का चतुर्थी विभक्ति कोई भी विभक्ति पूछ सकता है। जैसे इसमें चतुर्थी पूछा गया है, चतुर्थी विभक्ति एकवचन पूछा गया है। हो सकता है तृतीया विभक्ति द्विवचन पूछ ले, बहुवचन पूछ ले। तो ये बालक के जो रूप हैं, शब्द रूप हैं, ये हमें पूरी तरह से याद करने। बालक हो गया, नदी हो गया और राम के राम और बालक तो एक ही जैसे चलते हैं। रूप तो कोई आप एक याद कर लेंगे तो दूसरा भी समझ के कर लेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, बालक का चतुर्थी विभक्ति एकवचन क्या है? तो ये बालकाय होता है। जब आप पढ़ेंगे बालका, बालको, बालका तो आप याद करेंगे तब आप समझ जाएँगे कहाँ पे आ रहा है। महेश्वरम में संधि विच्छेद है, मतलब संधि है, दीर्घ संधि है, वृद्ध संधि है, गुण संधि है, अयादि संधि है। आप लोग भी कमेंट करके बताएँगे महाश्वरम में कौन-सी संधि है? महाधन ऐश्वर्यम, ऐसे इसका विच्छेद करेंगे। महाधन ऐश्वर्यम। आ और ए मिलके क्या आ और ए मिलके क्या हो जाएगा? ए बनाएगा महेश्वरम। तो इसमें हो जाएगी वृद्ध संधि। ऐसे तोड़ेंगे महा का ये करेंगे। दृष्ट धातु का लट लकार उत्तम पुरुष के द्विवचन का रूप होगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, दृष्ट धातु का क्या कह रहा है? लट लकार। अब जैसे पश्यति पश्यता पश्यन्ति पश्यसि पश्यता पश्यत पश्यामि पश्यावः, क्या कह रहा है? लट लकार उत्तम पुरुष का द्विपश्यावः क्या आएगा? ये दा वाला सही हो जाएगा। तो ये आपको याद होंगे तभी आप कर पाएंगे, तो याद करना पड़ेगा, कर लीजिए। ज वर्ण का और जो पूछे गए हैं वो जरूर कर लेने हैं। और बाकी अगर आपको सारे नहीं याद होते लेकिन जो पूछे गए वो जरूर तैयार कर लें। ज वर्ण का उच्चारण स्थान होगा। उच्चारण स्थान से तो क्वेश्चन बनता ही बनता है हर बार एक।
बता दीजिए उच्चारण स्थान क्या होगा जा वर्ण का। जा का उच्चारण स्थान ताल होगा। पावक में संधि है, पावक में कौन सी संधि है? ये संस्कृत में जो संधि है वो आपको बहुत अच्छी तरीके से थर्ड सेमेस्टर में पढ़नी पड़ेगी, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। तो पावक में जो संधि है वो अयाद संधि, तो का जो छेद होगा अभवा धातु रूप में पुरुष एवं वचन है। आप लोग भी कमेंट करके आंसर बताते रहिए। अभवा धातु रूप में, अब जैसे ये अभवा है तो सारे हर कोई सारे नहीं याद कर सकता। आप दृश्य धातु याद कर सकते हैं, पठ याद कर सकते हैं, गम याद कर सकते हैं, लेकिन सारी नहीं याद कर सकते। अब अभवा जो है तो ये आप बस थोड़ा याद कर लीजिए। जैसे जब ये लंग लकार पढ़ते हैं आप तो वहां पे आता है, जैसे अगच्छत अगच्छताम अगच्छत होता है वैसे ही ये है। तो जब एक बार चीजें पढ़ेंगे, लिंक करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे तो क्या हो जाएगा। अभवा में मध्यम पुरुष एक वचन। आगे देखते हैं, उत्तर पदार्थ नहीं होगा साथियों, थोड़ा एरर है, उत्तर पद होगा। ठीक है, उत्तर पद किसमें प्रधान होता है आपको ये बताना है कि किस समास में उत्तर पद प्रधान होता है। तो हमें पता है तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। आप लोग भी कमेंट करते रहिए, आप लोग भी कमेंट करके बताइए क्या होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। संस्कृत में महेश्वर सूत्रों की संख्या है, तो आप सभी को बहुत बढ़िया तरीके से पता है 14। संस्कृत में जो महेश्वर सूत्र है वो 14 बताए गए। आपको 14 के 14 याद कर लेने, 2 नंबर में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले अब ऐसे करके क्वेश्चन बनता है। टा का उच्चारण स्थान होगा, टा का उच्चारण स्थान क्या होगा आप लोग कमेंट करिए। डाठा डाठा वाली जो लाइन होती है वो मूर्धन्य या मूर्धा में आती है। कौन सा शब्द नपुंसक लिंग है? आपको पता है संस्कृत में लिंग के बारे में आपने बढ़िया तरीके से पढ़ा है। तो नपुंसक लिंग क्या होता है? जिसमें ना तो स्त्रीलिंग, जो चीज इसके लिए ना स्त्रीलिंग क्लियर हो ना पुल्लिंग, ठीक है, तो इसमें विद्यालय हो जाएगा। रमेश में कौन सी रमेशः कर लो, संस्कृत है ना तो इसमें विसर्ग लगा। रमेशः में कौन सी संधि है? दीर्घ तो बिल्कुल नहीं होगी, व्रत भी नहीं होगी, यड़ भी नहीं होगी। तो रमा हन ईसा क्या होगा इसका विच्छेद? रमा हन ईसा, इसका विच्छेद होगा। ईशा कर लो, ईशा, ठीक है, इसमें हो जाएगी गुण। कौन सी संधि हो जाएगी? फिर है राजपुरुष समास है, तो इसमें पता है राजपुरुष तत्पुरुष, ये बहुत तत्पुरुष समास का बहुत बढ़िया उदाहरण। छा का उच्चारण स्थान क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 15, छा का उच्चारण स्थान क्या होगा? छा का जो उच्चारण स्थान होता है वो ताल होता है। अगला क्वेश्चन है, पावक का संधि विच्छेद है। अब अभी पूछा गया था क्या होगा, पावक में कौन सी संधि है? पावक कर लो, यहाँ पे भी विसर्ग लगा लो, क्योंकि संस्कृत है तो पावक ही लिखा होगा, पावक हिंदी में आता है। तो क्या हो जाएगा ये पौ कहा। अगला है, नदी शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप क्या होगा? चतुर्थी विभक्ति पूछा है और एक वचन पूछा है। अब आप लोग बताइए नदी के शब्द रूप आपको याद हैं या नहीं याद हैं, क्या होगा कमेंट करके बताइए। नदी इसमें होगा नद्य, ये थोड़ा उसमें ये ऐसे लिखा होता है। एकोन विंशति का तात्पर्य है, तो एकोन विंशति को बोलते हैं, नव विंशति बोलते हैं, एकोन विंशति ऊनविंशति। प्रतिदिनम में कौन सा समास है? तो
कौन सा समास हो जाएगा, इसमें शुरुआत में उपसर्ग लगा हुआ है तो ये अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ज वर्ग का उच्चारण स्थान है, ज वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा बताना है। ताल होगा, दंत होगा, उष्ठ होगा या कंठ होगा। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर करिए। इसका भी क्या हो जाएगा, जा का भी ताल हो। अगला क्वेश्चन है आजीवनम समस्त पद में प्रयुक्त समास है। अभी ऐसा क्वेश्चन आपने किया है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे आजीवनम में कौन सा समास है। में कौन सा समास है, 21 में आ उपसर्ग लगा है तो ये अव्ययी भाव समास होगा। ठीक है साथियों, कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा। अगला देखते हैं, अगच्छत रूप है। अगच्छत जो रूप है वो अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, ये लंग लकार का ये कौन सा रूप है अगच्छत, ये आप बताएंगे। कमेंट करिए। कमेंट करिए, 1 मिनट साथियों, कमेंट करिए। हाँ साथियों, इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 22 है, अगच्छत रूप है, तो उसमें बताना है प्रथम पुरुष का है, मध्यम पुरुष का है, उत्तम पुरुष का है या प्रथम एवं मध्यम पुरुष दोनों का है। इसका आपको आंसर करना है। तो ये तो प्रथम पुरुष का सीधे सीधे। 23 नंबर है सर्वनाम शब्द है। कौन सा सर्वनाम शब्द है, पुस्तकम है या अरण्यम है या सर्वेशु है या अश्वम है, कौन सा है, इसमें आपको आंसर करना है। सर्वनाम जो शब्द है वो सर्वेश। अगला क्वेश्चन है नद्यः शब्द में प्रयुक्त विभक्ति है। नद्यः, नद्यः में कौन सी विभक्ति है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर करिए। इसमें जो नद्यः में है तो इसमें षष्ठी विभक्ति। संस्कृत में भविष्य काल के प्रयोग के लिए लकार का प्रयोग किया जाता है। जब भविष्य काल के लिए लकार का प्रयोग किया जाता है तो लिट लकार होती है। अगला क्वेश्चन है संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध रूप है। संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध रूप कौन सा है आपको बताना है। तो सभी को पता है, बा वाला। संख्यावाची शब्द षण्मति अंक का वाचक है, तो क्या बोलते हैं षण्मति को, 69, 96, 79 या 66। क्वेश्चन नंबर 27 तो बोलते हैं 96। अगला क्वेश्चन है कर्ता का इष्टतम कारक है। कर्ता का इष्टतम कारक क्या है ये बताना है। तो कर्ता का इष्टतम कारक जो होता है वो कर्म। अगला है अतः सवर्णे दीर्घा सूत्र है।
तो जो ये अकः सवर्णी दीर्घा सूत्र है, ये दीर्घ संधि होता है। दीर्घा से दीर्घ को आप लिंक कर लीजिएगा। को यड़ लिखा तो यड़ संधि होता है। पावकः में संधि है, रिपीटेड क्वेश्चन है। किस किस टाइप से पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा, यही चीज उत्तर करनी होती है प्रीवियस ईयर करके। संख्या सा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 31 का आप लोग आंसर करिए कि सा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा। सा बोलकर भी आप देख सकते हैं तो ये दंत में आएगा। अगला है त्रिशत्वारिंशत्। त्रिशत्वारिंशत् शब्द का अर्थ क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 32 क्या होगा इसका आंसर? 43। तोड़ के देख लीजिएगा, ये आपको याद करनी गिनतियां संस्कृत में। पंचवटी में समास है। पंचवटी का मतलब होता है 5 वटों का समाहार। तो 5 संख्या आ गई, संख्या को दिखाता है समास। एकोनचत्वारिंशत् शब्द का क्या अर्थ है? क्वेश्चन नंबर 34 का मतलब है 39। अगला है चोर भयम में समास है। 35 में क्या होगा? चोर भयम में समास है, चोर का भय, तत्पुरुष समास। हयार्थक तथा रक्षार्थक धातुओं के साथ विभक्ति का प्रयोग होता है। हयार्थक और रक्षार्थक धातुओं के साथ किस विभक्ति का प्रयोग होता है, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 36 में होगा पंचमी। अगला है अहम बालकम पश्यामि। वाक्य का कर्म वाच्य में परिवर्तन क्या होगा? अहम बालकम पश्यामि क्या होगा साथियों? 37 का आंसर इसमें होगा मया बालकः दृश्यते। विसर्ग का उच्चारण स्थान बताइए। विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा, ये बताना है। जो विसर्ग का उच्चारण वो कंठ होता है। ओम में ओ के आगे बना ये जो सिंबल होता है, ये क्या, ये प्लुस स्वर का वो दर्शाता है प्लुस। ई वर्ण का उच्चारण स्थान है। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर करिए। ई बोलेंगे तो आपको ई कंठ से निकलता हुआ सुनाई देगा। ई ई ई तालु होगा ये कंठ। पितृणम में पद में कौन सी संधि है? पितृणम कौन सी संधि है? इसमें दीर्घ संधि है। पितृणम ये तोड़ेंगे तो ये शुद्ध वाक्य है। कौन सा शुद्ध वाक्य है, ये आपको बताना है। शुद्ध वाक्य क्या होगा? कौन सा शुद्ध वाक्य है? इसमें क्या है? ज्ञानम बिना न मुक्ति। ये वाला जो है बिल्कुल सही लिखा हो, ज्ञानेन बिना नहीं होगा, ज्ञानात बिना। अगला है अनुक्त कर्म कारक में विभक्ति है। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया या चतुर्थी। अनुक्त कर्म में। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 43 में होगा द्वितीया विभक्ति। आगे देखते हैं। इको यड़च सूत्र है। यड़च मतलब यड़ संधि, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। इको यड़च जो है सूत्र वो यड़ संधि का होता है। संस्कृत में प्रत्येक की संख्या होती है 2, 3, 4, 5, 6। तो बहुत इजी है, आप ही लोग कमेंट करके बताएंगे। तद्धित प्रत्यय और कृदंत प्रत्यय 2 होते हैं, जिसमें ये सही हो जाएगा। चंद्रशेखर में समास है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 46 चंद्रशेखर में है बहुब्रीहि समास। ध्वनि के काल से उत्पन्न भेद है। क्या होगा 47 का आंसर? ध्वनि के काल से उत्पन्न भेद है ह्रस्व या दीर्घ या प्लुत। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें सारे हो जाएंगे, ध्वनि से ही उत्पन्न। स्वर होते हैं उदात्त, अनुदात्त, स्वरित या सभी। 48 में क्या होगा? इसमें भी हो जाएगा डी वाला,
शब्दान। अगला है ध्वनि के उच्चारण स्थान कृत भेद है, अनकृत भेद एक ही में होगा ये। कितने कौन कौन से होते हैं? कंठ होता है, जिह्वा होता है, तालु होता है, या सभी होते हैं? ध्वनि के उच्चारण स्थान आपने पढ़े हैं, कंठ, ताल, मूर्धा, ये सारी चीजें आपने पढ़ी हैं। तो बताइए इसमें क्या होगा? तीनों होते हैं इसमें। अगला है अंतस्थ व्यंजन होते हैं, बहुत पूछा जाता है, चाहे हिंदी हो या संस्कृत हो, दोनों में अंतस्थ व्यंजन वो व्यंजन पूछे जाते हैं। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं यार अलावा। कौन से होते हैं? लिख लो। या फर्स्ट सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर तो हिंदी में रिपीट होता है क्वेश्चन, और ऐसे ही क्वेश्चन। उष्ण व्यंजन कितने होते हैं? ये भी 4 ही होते हैं, शाखा शाखा। पाणिनि के अनुसार संस्कृत वर्णों के सूत्र हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 52। 14 संस्कृत में ध्वनियों की कुल संख्या है, क्या होगा? संस्कृत में ध्वनियों की कुल संख्या है ध्वनियों की 64। संस्कृत भाषा में कुल स्वर कितने होते हैं? 54 का आंसर करिए। संस्कृत भाषा में कितने होते हैं? 21 होते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं, संस्कृत भाषा में कुल व्यंजन कितने होते हैं? 55 नंबर में व्यंजन होते हैं 25। संस्कृत भाषा में यम है, 56 का आंसर करिए। यम कितने होते हैं? 4। अगला क्वेश्चन, संस्कृत भाषा में वर्ण के भेद कितने होते हैं? क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57। वर्ण के भेद कितने होते हैं? 2 होते हैं, 2 वर्ण के भेद। अगला है संधि के भेद हैं। संधि के भेद हैं अच संधि या स्वर संधि, हल संधि या व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 58 सभी हो जाएगा। अगला देखते हैं, उपेंद्र में संधि है, 60 नंबर में बताइए उपेंद्र में कौन संधि होगी? उपधन इंद्र, इसमें गुण संधि। अगला है यद्यपि में संधि होगी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यद्यपि बहुत पूछा। 60 यदि यद्यपि यदि प्लस अब में इसमें हो जाएगी जड़। गंगा में संधि है 61 में है, गंगा में याद कर लीजिएगा दिल में। पावक में संधि है, ये बहुत पावक पावक नाविक ये सब बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं। पावक में कौन सी संधि है? इसमें पता है आपको याद? द्वंद्व समास के कितने भेद होते हैं या के भेद हैं, कौन कौन से? क्वेश्चन नंबर 6। द्वंद्व समास के जो भेद होते हैं, त्रेतर द्वंद्व, समाहार, एक से तीनों। बहुब्रीहि समास के कितने भेद होते हैं? 64 का आंसर करिए। समानाधिकरण, व्यधिकरण या दोनों इसमें। अगला क्वेश्चन है, भ्रातरों में समास है, बताओ भाई। 65 नंबर 65 नंबर का आंसर करिए। भ्रातरों में कौन सा समास है? में द्वंद्व समास है, ठीक है, तो द्वंद्व समास वाला है ना, तो एक से द्वंद्व समास है। ये भी पार्ट बताए गए, लेकिन आप थोड़ा सा भी लॉजिकली पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। विद्याधनम में समास है, विद्याधनम क्या समास, कौन सा समास होगा इसमें? इसमें हो जाएगा विद्याधनम में रूपक कर्मधारय समास, विद्या व्याधिकरण तत्पुरुष समास के भेद होते हैं। तो व्यधिकरण तत्पुरुष समास है, उसके कितने भेद होते हैं?
67 नंबर में हमें बताना है। इसके जो होते हैं 6 भेद होते हैं, करण तत्पुरुष के 6 भेद होते हैं। दशः आनन यस्य सः, समास विग्रह पाद शब्द क्या होगा? दशः आननः यस्य सः, इसका जब करें ये तो मतलब विग्रह लिखा हुआ है, एक इसको मिला के इसका समस्त पद क्या बनेगा वो बताना है। ये तो पता ही है आपको, दशानन का विग्रह हुआ है तो दशानन हो। बहुब्री समास के भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं? बहुब्री समास के 2 भेद होते हैं। अगला है शब्द बनते हैं वर्णों के संयोग से, अक्षरों के संयोग से, या दोनों से, या कोई नहीं। कौन सा? कह रहा है शब्द बनते हैं। शब्द कैसे बनते हैं? वर्ण के संयोग से। जैसे ये का है, ये बा है, इसको मिला दिया तो ये एक शब्द बन गया। क्या बना? अब संस्कृत भाषा में लिंग होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संस्कृत भाषा में कितने लिंग होते हैं? उपरोक्त ही होते हैं, स्त्रीलिंग को तीनों होते हैं। फल शब्द में लिंग है, कौन सा फल शब्द में लिंग है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 70। फल शब्द में लिंग है, अकारांत पुल्लिंग है या उकारांत पुल्लिंग है या दोनों है? इसमें ये उकारांत पुल्लिंग है, इसको इम्पोर्टेंट की लिस्ट में डाल लीजिए। ये थोड़ा भूल जाता है कि ये उकारांत नहीं हो सकता, लेकिन उकारांत पुल्लिंग। संस्कृत में सर्वनाम शब्दों में नहीं होती। संस्कृत में जो सर्वनाम शब्द होते हैं उसमें क्या नहीं होता है? पश्चिमी पंचमी विभक्ति नहीं होती, षष्ठी नहीं होती, या संबोधन नहीं होता, या इनमें से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घुमा के पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 73। संबोधन नहीं होता है षष्ठी। संस्कृत में अस्मत् तथा युष्मत् के रूप तीनों लिंगों में समान होते हैं, समान नहीं होते हैं, या दोनों? आंसर करिए। समान ही होते हैं। अगला कह रहा है बालक में चतुर्थ विभक्त में प्रथम वचन। बालक का जो प्रथम चतुर्थ विभक्त प्रथम मतलब प्रथम वचन है, एक वचन, वही कहने में थोड़ा अटपटा लग रहा है। एक वचन, चतुर्थ विभक्त एक वचन, इसका मतलब क्वेश्चन का क्या होगा? चतुर्थ विभक्ति में एक वचन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 75। बालकाय होता है, रामाय, बालकाय, ये सब चतुर्थी विभक्त एक वचन में आता है। जब आप एक बार याद कर लेंगे तो समझ जाएंगे। नपुंसक लिंग है बालक, एते, नदी, शरवा। अच्छा क्वेश्चन है। एते, ते, के रूप है, पुल्लिंग है, नपुंसक लिंग है या स्त्रीलिंग है? बताइए। 77 का आंसर करिए आप लोग। 77 का आंसर करिए। ये है स्त्रीलिंग। अगला है धातुओं को संस्कृत में कितने गणों में बांटा गया है? 78 का आंसर करिए। कितने गण होते हैं? 10 गणों में बांटा गया है। अगला है संस्कृत पाठ्यक्रम में लकारों की संख्या है, कितनी लकार हैं? 79 का आंसर करिए। संस्कृत पाठ्यक्रम में कितनी लकार हैं? पाठ्यक्रम में कितनी लकार हैं, ये ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में। संस्कृत पाठ्यक्रम में लकार पूछी तो इसमें 5। अगला क्वेश्चन है श्र धातु से लूट लकार मध्यम पुरुष से एक वचन का रूप होगा। श्र का पूछा है। 80 नंबर। क्या होगा? लुट है, ठीक है, जो भविष्य काल की बात करता है। तो श्र धातु का पूछा है 80 नंबर में क्या होगा? श्र धातु का पूछा है 80 नंबर में क्या होगा? होगा भविष्य का नंबर होगा, देख लेते हैं।
इसमें होगा ये नहीं होगा, तो ये भविष्यता। प्रश्न धातु का लट लकार उत्तम पुरुष के द्विवचन का रूप लिखते हैं। उत्तम पुरुष में द्विवचन क्या होगा? अभी आया था बहुवचन, अब आया है द्विवचन। 81 में क्या होगा? अस्यावः। लभ धातु का लोट लकार प्रथम पुरुष में बहुवचन में रूप क्या होगा? लभ धातु पूछिए, लोट लकार पूछिए। 82 क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर करिए। होगा लबंता। अस धातु लंग लकार के उत्तम पुरुष के द्विवचन के रूप में क्या होगा? अस धातु जो है वो लंग लकार के उत्तम पुरुष द्विवचन के रूप में क्या होगी? ये आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, लेकिन हो सकता है नया भी पूछ ले। अगर उत्तम पुरुष पूछा है तो हो सकता है मध्यम पूछ ले, एक वचन पूछ ले, तो प्रिपेयर रहना है हर तरह से। 83 का आंसर करिए। में जो होता है 83 में आश्व होता है। क्या होता है? आश्व। कर्म कारक में विभक्ति होती है। प्रथमा द्वितीय कर्ता ने कर्म को, कौन सी विभक्ति है ये आप बताइए, अभी लोग। कर्ता ने कर्म को मतलब द्वितीय विभक्ति आ गई। अगला है कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है? कर्म को द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है कर्मक धातुओं में, द्विकर्मक या बहुकर्मक। नंबर 86 का प्रयोग होता है। सॉरी, क्या है? क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर करिए। इसका प्रयोग होता है द्विकर्मक। नवनवत शब्द का अर्थ है 87। नवनवत पूछा जाता है। नवनवति का सहस्रम का अर्थ क्या होता है? 88। सहस्रम 2000। राम कृष्ण शब्द में समास है 89 में, बताइए कौन सा समास होगा? 89 में बताइए कौन सा समास होगा? दोनों पद प्रधान हैं। त्रिलोकी शब्द में, ये तो नाम से ही पता चल रहा है, तो ये शब्द होगा। अगला है राजपुत्र में कौन सा समास है? द्वंद देगु। इसमें तत्पुरुष समास है, यहाँ पे तत्पुरुष होगा। ठीक है, ये थोड़ा तत्पुरुष होगा, आ गया है यहाँ। अगला है किसी बात को सुनकर लिखने को कहते हैं। 92 सुनकर लिखना। सुनकर लिखना सुनकर। किसी वाक्य को देखकर ठीक वैसा ही लिखना क्या कहा जाता है? किसी वाक्य को ठीक देखकर ठीक वैसा ही लिखना, अनुलेख, ठीक वैसा ही। अगर देख कर लिखना होता तो सुलेख हो जाता, लेकिन ठीक वैसा। संस्कृत में समास के भेद हैं, कितने भेद होते हैं? क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर कीजिए। 5 भेद होते हैं। उपसर्ग के प्रयोग से अर्थ बदल जाता है। क्रिया का, धातु का, दोनों का, किसी का दोनों का बदल जाता है जब उपसर्ग का प्रयोग, अर्थात दोनों। अगला है उपसर्ग के प्रयोग से वाक्य हो जाता है चमत्कारी, गरिमापूर्ण या दोनों। नंबर 90 इसमें दोनों ही होगा। देखिए लग रहा है गरिमापूर्ण तो हो ही जाता है, चमत्कारी दोनों हो जाए। अगला है प्रत्यय होते हैं कृदंत, तद्धित या दोनों, दोनों ही होते हैं। अगला है संस्कृत में वाक्य की क्रियाएं वैस वाच्य में कितनी होती हैं? क्वेश्चन नंबर 98। संस्कृत में वाक्य की क्रियाएं हैं 3 वाच्य में जब प्रयोग करते हैं।
गुरु शब्द का द्वितीय विभक्ति का द्विवचन क्या होगा? गुरु शब्द का बताना है, 99 का आंसर करिए। में गुरु ही होता है। मुनि शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन बताइए। विभक्ति एक वचन क्या होगा? मुनि मुनि ये वाला। नदी शब्द का चतुर्थी विभक्ति द्विवचन, नदी नद्यों नद्या नदी नदी ये भी क्या होगा? नदी का जो चतुर्थी विभक्ति द्विवचन क्या होगा? 101 का आंसर करिए। चतुर्थी विभक्ति इसमें नदी भी हो जाएगा। अगला है तीन त्रि का प्रथम विभक्ति एक वचन क्या होगा? जो त्रि का 102 का करिए। क्या हो जाएगा? अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, थर्ड से होता है अलग होने के। नारियल को संस्कृत में क्या कहा जाता है? नारिकेलम। अगला है सेब को संस्कृत में क्या कहा जाता है? बेबी सेवम। सरसों को संस्कृत में क्या कहते हैं? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। सरसों को संस्कृत में क्या कहते हैं? हो जाएगा सशर्पा, दूसरा वाला सही हो जाएगा। संज्ञाएं कितने प्रकार की होती हैं? क्वेश्चन नंबर 107 का आंसर करिए। संज्ञाएं कितने प्रकार की होती हैं? ठीक है साथियों, आज की क्लास यहीं पे ओवर होती है और जो ये एमसीक्यू हिंदी संस्कृत के कराए गए हैं वो आप लोग बढ़िया तरीके से कर लीजिएगा और अभी अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा क्योंकि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन लाए गए हैं और आप लोगों को हमारे चैनल पे जितने भी अति लघु हैं वो भी कराए जाएंगे, तो हमारे साथ जुड़े